Now we will start unit 5th, chapter 2nd, which is called as a jet propulsion. So इस चैप्टर में हमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव टॉपिक्स कहलाते हैं, है ना। लोग इसके बारे में क्यूरियोसिटी रखते हैं, जानना चाहते हैं। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि जेट प्रोपल्सन है, कुछ एयरक्राफ्ट्स जैसे कि कैसे फ्लाई करता है, और जैसे कि रॉकेट्स हैं वो कैसे आगे बढ़ते हैं। तो इनके हम बेसिक एक ओवरव्यू पढ़ेंगे यहाँ पर। आप उसके अंदर बेसिक में और भी जाकर के डीप में पढ़ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक इसका पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर एनर्जी जो है प्रोड्यूस होता है, किस तरीके से वेलोसिटी बढ़ता है, किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, और कैसे हम इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक इज जेट प्रोपल्सन। So the principle of jet propulsion involves imparting momentum to a mass of fluid in such a manner that the reaction of imparted momentum provides a propulsive force. तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये सिलेंडर है, ये एक हमारे पास सिलेंडर है, और इस सिलेंडर से क्या हो रहा है कि मान लीजिए इसमें एक फ्यूल भरा हुआ है, इसमें फ्यूल भरा हुआ है, ये बर्न कर रहा है, और बर्न करने के साथ ही ये इस साइड से बैक साइड में बाहर बहुत ही हाई वेलोसिटी यानी कि हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकल रहा। तो अगर वेलोसिटी यहां पर इसकी ज्यादा है तो इसका मतलब इसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, बिकॉज मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू M इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहां पर अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो इसका मतलब मोमेंटम ज्यादा होगा, और इस मोमेंटम की वजह से अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो इस मोमेंटम की वजह से क्या होगा, यहां पर एक जो है एक प्रोपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, और ये प्रोपल्सिव फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये इसके अपोजिट में एक्ट करेगा, उल्टा इस डायरेक्शन में प्रोपल्सिव फोर्स इस मोमेंटम की वजह से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है। तो इसके मोमेंटम की वजह से एक रिएक्शन फोर्स आएगा, उस रिएक्शन फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, प्रोपल्सिव फोर्स कह रहे हैं यहां पर। अब ये प्रोपल्सिव फोर्स ही क्या करेगा, इसको आगे लेकर के जाएगा। जैसे आप दिवाली में क्या करते हैं, पटाखे लेते हैं, जो रॉकेट लेते हैं, रॉकेट का जब आप जो है उसको इग्नाइट करते हैं, इग्नाइट करने के बाद आप देखते होंगे कि पीछे से क्या होगा, बैक साइड से उसमें फ्लेम निकलती है, और वो फ्लेम क्या होती है, बहुत ही हाई वेलोसिटी हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ होती है। इसका मतलब उसके अंदर हाई काइनेट मोमेंटम होता है, और इसकी वजह से एक रिएक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। उस रिएक्शन फोर्स को हम कहते हैं प्रोपल्सिव फोर्स, और ये क्या होता है, यही वहां पर उसको आगे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, इट मे बी अचीव्ड बाय एक्सपेंडिंग द गैसेस। तो अब ये जो हम अचीव कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि हम वहां अंदर फ्यूल को बर्न करके ही अचीव करें। हम क्या कर सकते हैं, गैस को एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर हमने गैस को एक्सपेंड किया, कहाँ किया, नोजल लगा दिया। मान लीजिए हमने क्या किया, नोजल लिया। अब इस नोजल में क्या है, यहाँ पर गैसेस आ रही है हाई वेलोसिटी के साथ। तो ये इस नोजल से, आप जानते हैं कि नोजल का वर्क क्या होता है, थर्मल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो ये जब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा गैस को, अब इस गैस का मोमेंटम इंक्रीज हो गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते उनका वेलोसिटी इंक्रीज होगा। मोमेंटम इंक्रीज होते ही क्या होगा कि इसका रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में दिखाएगा, प्रोपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा, और जो कि इसको आगे लेके आएगा, विच इज एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो क्या होता है, गैस को हाई टेम्परेचर और प्रेशर को क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं थ्रू ए नोजल, ड्यू टू विच ए हाई वेलोसिटी जेट ऑफ हॉट गैसेस प्रोड्यूस सो इन द एटमोस्फियर। यानी कि ये जो है हाई वेलोसिटी का गैस प्रोड्यूस होता है एटमोस्फियर में। अब उसके वजह से एक प्रोपल्सिव फोर्स लगता है। अब एक चीज और है कि फॉर जेट प्रोपल्सन द ओपन साइकिल गैस टरबाइन इज मोस्ट सुटेबल। देखिए गैस टरबाइन साइकिल मैं अभी आपको समझाऊंगा कि कैसे वर्क करता है, और ये ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल दोनों होता है। तो इसको क्या करते हैं, अभी मैं आगे आपको समझाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइए देखते हैं कि जो ये प्रोपल्सन जो होता है, प्रोपल्सन सिस्टम, उसको कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो इसको इसको दो ग्रुप में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन इज एयर स्ट्रीम जेट इंजन, एयर स्ट्रीम जेट इंजन, जिसे हम
एयर ब्रीथिंग इंजन भी कहते हैं, एंड सेकेंड वन इज सेल्फ कंटेन्ड रॉकेट इंजन, जिसे हम नॉन एयर ब्रीथिंग कहते हैं। दोनों में मेन डिफरेंस बहुत आसान है, वो समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, फर्स्ट में ये जो ऑक्सीजन यहां पर लेता है, ये पूरा सिस्टम, वो एटमॉस्फेयर से सक करता है, एटमॉस्फेयर से इन करता है। और ये जो सेकेंड वाला है सेल्फ कंटेन्ड रॉकेट इंजन, यानी कि ये साथ में अपने साथ ऑक्सीजन को लेकर के जाता है। अब आप समझिएगा, अगर स्पेस में जाना हो तो स्पेस में एटमॉस्फेयर तो होगा नहीं, तो ऑक्सीजन भी नहीं होगा। तो अगर दूसरे प्लेनेट पे जाना हो तो हमें इस सिस्टम को नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि इस सिस्टम के साथ जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ कंटेन्ड रॉकेट इंजन है, यानी ये अपने साथ ऑक्सीडाइजर लेके जाएंगे। तो ये दो मेन, एक मेन डिफरेंस है इनमें, कि पहला क्या करता है, एयर स्टीम जेट इंजन, ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर। सेल्फ कंटेन्ड रॉकेट इंजन होता है जो कि अपने साथ ऑक्सीडाइजर लेकर के जाता है। अब नेक्स्ट, एयर स्टीम जेट इंजन को भी यहां पर क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में, ए एंड बी में। ए है स्टेडी कंबशन सिस्टम यानी कंटिन्यूअस एयर फ्लो, दूसरा है इंटरमिटेंट कंबशन सिस्टम। अब जो पहला ग्रुप है स्टेडी कंबशन सिस्टम, इसमें तीन पार्ट डिवाइड किया गया है, टर्बोजेट, टर्बोप्रॉप एंड रैमजेट। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अभी मैं टर्बोजेट, टर्बोप्रॉप और रैमजेट आपको बहुत क्लियरली समझाऊंगा। दूसरा है यहां पर इंटरमिटेंट कंबशन सिस्टम, जिसे हम पल्स जेट और फ्लाइंग बॉम्ब कहते हैं, ठीक है। और जो सेल्फ कंटेन्ड रॉकेट इंजन है, इसमें सीधे सीधे क्या होता है कि लिक्विड प्रोपेलेंट होता है, सॉलिड प्रोपेलेंट। तो जो हम रॉकेट यूज करते हैं, रॉकेट जो यूज करते हैं, उसमें जो फ्यूल होता है वो किस जो है अवस्था में है। अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड प्रोपेलेंट कहेंगे, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसे हम सॉलिड प्रोपेलेंट कहते हैं। तो आइए फर्स्ट को पहले पढ़ते हैं, एयर स्ट्रीम जेट इंजन्स को, कि आखिर वो कैसे वर्क करता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो थोड़ा सा उसके बारे में समझते हैं। क्या कहते हैं, इन एयर स्ट्रीम जेट इंजन्स the oxygen necessary for the combustion is taken from the surrounding atmosphere। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एयर स्टीम जेट इंजन में ऑक्सीजन सराउंडिंग से लेते हैं, और जो सेल्फ कंटेंट होता है उसमें ऑक्सीजन वो ले करके जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एयर स्टीम जेट इंजन में अब हम क्लासिफाई कर चुके हैं। अब उसमें आता है रॉकेट इंजन। एयर स्टीम इंजन में क्या होता है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और रॉकेट इंजन जो कि सेल्फ कंटेन होता है उसमें ऑक्सीडाइजर ले करके जाते हैं। नेक्स्ट, एयर स्टीम जो जेट इंजन है उसको क्लासिफाई किया गया, तो उसमें फर्स्ट है स्क्रू प्रोपेलर के बेस पर उसको टर्बोप्रॉप और टर्बोजेट बनाया जाता है। आइए देखते हैं कि टर्बोजेट कैसे वर्क करेगा, स्क्रू प्रोपेलर की हेल्प से पहले समझते हैं। तो आखिर स्क्रू प्रोपेलर होता क्या है, पहले उसके बारे में जानते हैं कि आखिर उस स्क्रू प्रोपेलर क्या होता है। देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो यहां का होता है कंप्रेशर, सी इज द नोटिफिकेशन ऑफ कंप्रेशर एंड टी इज द टरबाइन। तो कंप्रेशर का काम होगा एयर को कंप्रेस करना। ये एयर कहां से लेगा, एटमॉस्फेयर से। तो ये एयर को कंप्रेस करेगा। इस एयर को कंप्रेस्ड इंजन एयर को, यानी अगर मैं पॉइंट 1 की बात करूं तो कंप्रेस्ड एयर को हमने भेज दिया सीसी, यानी सीसी है कंबशन चैम्बर। CC is the combustion chamber where combustion of fuel takes place। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फ्यूल को ऐड कर देंगे जहां पर ये फ्यूल जलेगा। अब ये फ्यूल जब जलेगा, इसको हाई प्रेशर पर एयर मिला। अब इस कंबशन चैम्बर के बाद जो गैस मिलेगी वो होगा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर गैस होगी, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर। अब इस गैस को हम भेज देंगे टरबाइन को। टरबाइन में क्या होगा कि ये जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर गैस थी, ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस मैकेनिकल एनर्जी को हम यूज करेंगे इस शाफ्ट के थ्रू। ये लगा हुआ है शाफ्ट, तो इस शाफ्ट को हमने किससे जोड़ रखा है, पहली बात तो कंप्रेसर से जोड़ रखा है, क्योंकि कंप्रेसर को चलाने के लिए हमारे पास एनर्जी की जरूरत है, तो कंप्रेसर भी इसी से चल जाएगा। दूसरा इससे क्या चल जाएगा, प्रोपेलर, यानी एक फैन लगा होता है। अब ये प्रोपेलर क्या होता है, ये भी न्यूटन्स का थर्ड लॉ पर वर्क करता है, जैसे कि हेलीकॉप्टर वर्क करता है ना। ये क्या करेगा, आगे से जो एयर लेगा वो पीछे इसको भेजेगा, और इससे एक क्या होगा, यहाँ पर
रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा जो कि इसको आगे लेकर जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ये तो वर्किंग हो गया स्क्रू प्रोपेलर की। अब इस स्क्रू प्रोपेलर के बेस्ड पर टर्बोजेट और टर्बोप्रॉप बनाए जाते हैं। आइए बात करते हैं टर्बोजेट की। टर्बोजेट, देखिए टर्बोजेट कैसे वर्क करता है उसको समझते हैं। यहां पर देखिए ये जो लगा हुआ है, ये एक लगा होता है डिफ्यूजर। डिफ्यूजर डिफ्यूजर का वर्क क्या है वो समझिएगा। डिफ्यूजर का वर्क होता है कि ये एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर से सक करेगा। देखिए एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर सक कर रहा है। अच्छा, जो एयर मिलेगा अगर ये हवा में जा रहा है तो ऑब्वियसली एयर इसको हाई वेलोसिटी के साथ मिलेगा। तो डिफ्यूजर का वर्क होगा इसके काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी जो हाई वेलोसिटी के साथ एयर आया था, अब वो हाई प्रेशर के बाद साथ ये होगा कंबशन चैम्बर में भेजा जाएगा। इसका मतलब वो प्रेशर वेलोसिटी को प्रेशर में, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब इस हाई प्रेशर एयर को हमने कंबशन चैम्बर में भेजा, वहां पर फ्यूल ऐड हुआ, फ्यूल का कंबशन हुआ। यहां पर सेकंड पार्ट में क्या होगा कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर अब ये गैस हमें मिलेगी। इस गैस को हम भेज देंगे टरबाइन पर। अब ये याद रखिए कि टरबाइन में क्या होगा कि पूरा का पूरा इससे वर्क नहीं हो जाएगा, बल्कि टोटल जो जो उसके अंदर थर्मल एनर्जी है वो पूरा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करना है, बल्कि इतना अमाउंट कन्वर्ट करना है जिससे कि इस शाफ्ट के थ्रू ये डिफ्यूजर या कंप्रेसर चल सके, बस। और दूसरा क्या एनर्जी चाहिए, यहां पर फ्यूल पंप लगा होगा हमारे पास फ्यूल सप्लाई करने के लिए, वो फ्यूल पंप को चलाने के लिए। बाकी ये जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर जो गैस थी उसको आगे भेज देंगे हम। तो अभी 3 नंबर पर जो गैस है उसके अंदर एनर्जी बची हुई है, वो भी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे है, क्योंकि हमने पूरा एक्सपैंड उसको नहीं किया, सिर्फ उतना ही एक्सपेंड किया जितने से हमारा कंप्रेसर और फ्यूल पंप चल सके। अब इस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर गैस को हम भेजते हैं नोजल को। नोजल का वर्क आप जानते हैं कि थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब हाई वेलोसिटी के साथ यहां पर गैस एग्जॉस्ट में जाएगी। जब हाई वेलोसिटी के साथ जाएगी इसका मतलब इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाएगा। मोमेंटम ज्यादा होगा तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एक रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। ये रिपल्सिव फोर्स वर्क करके क्या करेगा, इसको आगे लेके जाएगा। तो ये वर्किंग होता है टर्बोजेट के लिए, ये वर्किंग होता है टर्बोजेट के लिए। अब समझते हैं, देखिए ये पर यहां पर इसकी थ्योरी है, आप इस थ्योरी को यहां से आराम से नोट कर सकते हैं। ये इसकी थ्योरी है, हाँ, ये जो मैंने आपको समझाया है पूरा का पूरा यहाँ पर उसकी थ्योरी है, और आगे भी पूरी की पूरी थ्योरी है जो मैंने आपको समझाया है। डिफरेंट पार्ट्स को, एक एक पार्ट्स को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इसमें। देखिए एक्सप्लेन करने के बाद इसमें एक चीज और कुछ पॉइंट्स है वो देख लीजिए। At higher speed, the turbojet give higher propulsion efficiency. The turbojets are most suited to the aircraft traveling. तो जो एयरक्राफ्ट में क्या होता है, टर्बोजेट लगा होता है above 800 किलोमीटर पर आवर। तो 800 किलोमीटर पर आवर के ऊपर जाने के लिए हम क्या करते हैं, ये सूटेबल होता है और उसे वहां पर यूज करते हैं। और एप्लीकेशन इसका मिलिट्री एयरक्राफ्ट में यूज कर लेते हैं, इसको गाइडेड मिसाइल्स में यूज कर लेते हैं। तो ये तो वर्किंग हो गया टर्बोजेट के लिए। आइए बात करते हैं टर्बोप्रॉप का। तो टर्बोजेट और टर्बोप्रॉप में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस। देखिए अभी मैं सबको समझा दे रहा हूं आपको। टर्बोजेट अभी हमने पढ़ा, अब टर्बोप्रॉप में क्या करना है कि सबसे पहले आगे लगा देना है प्रोपेलर। ये प्रोपेलर टर्बोजेट में नहीं लगाता। दूसरा इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज किया गया कि वहां पर मेरे देखिए एक डिफ्यूजर कंप्रेसर की बात हुई थी ना, तो यहां पर पहले डिफ्यूजर लगाया गया फिर कंप्रेसर लगाया गया। क्यों, समझिएगा। इस प्रोपेलर से जब प्रोपेलर चलेगा इससे जो एयर आएगी बहुत हाई वेलोसिटी के साथ आएगी। तो डिफ्यूजर का वर्क मैंने आपको समझाया था कि ये काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है प्रेशर एनर्जी में। तो इसका मतलब ये रहा कंप्रेसर हमारा। अब कंप्रेसर के जो एयर मिल रहा है ना वो पहले से ही बढ़ा हुआ मिल रहा, वो हाई प्रेशर पे मिल रहा। अब ये कंप्रेसर क्या करेगा, इसको और ज्यादा हाई प्रेशर पर बढ़ा देगा। तो कंप्रेसर को क्या काम कम करना पड़ेगा कंप्रेसर को।
कंप्रेसर को काम कम करना पड़ेगा, इसका मतलब हमारी एनर्जी की सेविंग होगी। अब इस हाई प्रेशर एयर को हमने 2 कंबशन चैम्बर लगा रखा है और दोनों कंबशन चैम्बर में ट्रांसफर कर देंगे, वहां फ्यूल का कंबशन होगा। अब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जो गैस है वो टरबाइन को जाएगी। टरबाइन में पूरा एक्सपेंशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसके बाद हमने लगा रखा है नोजल, जेट नोजल। उस जेट नोजल को भी तो हाई थर्मल एनर्जी के साथ हमें गैस को देना है ताकि वहां पर हाई वेलोसिटी एनर्जी प्रोड्यूस हो। तो हम क्या करते हैं, टरबाइन में फुल एक्सपेंशन न करके उतना ही एक्सपेंशन करते हैं, उतना ही मैकेनिकल एनर्जी लाते हैं जितना मैकेनिकल एनर्जी फ्यूल पंप, कंप्रेशर, डिफ्यूजर और प्रोपेलर को चलाने के लिए जरूरी हो। बाकी क्या करते हैं, आगे भेज देते हैं, आगे जाकर के वो नोजल में एक्सपेंड होता है और यहां पर एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो स्टीम है वो बाहर निकल रहा है, गैस बाहर निकल रहा है बहुत हाई वेलोसिटी के साथ। अगर इसके मास की बात कर ली जाए तो m/v क्या हो जाएगा, मोमेंटम। इस मोमेंटम का एक अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा जो कि इसको आगे लेके जाएगा। तो ये रिपल्सिव फोर्स यहां 2 वजह से जनरेट होता है। एक तो जनरेट होता है इस गैस के मोमेंटम की वजह से, दूसरा ये प्रोपेलर भी तो लगा रखा है हमने जो कि टर्बोजेट में नहीं लगा रखा था, स्क्रू प्रोपेलर जो मैंने बताया था। अब देखो उसका एप्लीकेशन यहां दिख रहा। तो यहां क्या हुआ, टर्बो प्रोपेलर में एक चीज बढ़ा दी गई साफ साफ, वो बढ़ा दिया गया प्रोपेलर। इसीलिए आप कुछ एयरक्राफ्ट देखते होंगे कि जिसमें आगे की तरफ कुछ पंखे लगे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो प्रोपेलर होते हैं जिनको हम वहां पर यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा टर्बो प्रॉप के बारे में। यहाँ पर नोटिफिकेशन मैं आपको समझा ही चुका हूं कि क्या क्या नोटिफिकेशन है। कि यहाँ पर देखिए डी डिफ्यूजर, सी कंप्रेशर, टी टरबाइन और डबल सी क्या है, कंबशन चैम्बर। अब आइए आप इसकी थ्योरी नोट कर लीजिए। मैंने देखिए थ्योरी में ये लिखा हुआ है कि टरबाइन में जो एक्सपेंशन होता है, जो एनर्जी कन्वर्जन होता है, वो 80% और 20% पार्टली इन द नोजल। तो 80% टरबाइन में एक्सपेंशन हो जाएगा, बाकी बचा जो 20% है वो नोजल के पास वहां पर उसको सेंड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा। आइए इसकी थ्योरी आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज और, प्रोपेलर जो लगाया जाता है उसका एक बड़ा अच्छा यूज होता है जब हम उसे टेक ऑफ करने वाले लेते हैं अपने प्लेन को। क्योंकि टेक ऑफ का मतलब अब उसे हवा में जाना है, तो उस टाइम बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे आप बाइक या कार जब स्टार्ट करते हैं तो पहले गियर पर सबसे ज्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ती है। एक बहुत अच्छा ये क्वेश्चन आपके लिए है कि मैक्सिमम टॉर्क की रिक्वायरमेंट कब होती है बाइक में, तो पहले गियर में, क्योंकि अब वो स्टेशनरी से वहां पर मूवेबल फॉर्म में जा रहा है। उस वक्त टेक ऑफ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हाई टॉर्क की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इसमें भी क्या करते हैं, हाई पावर की जरूरत पड़ती है टेक ऑफ के टाइम। तो ये इसका थ्योरी है, इसको आप लोग को नोट कर लेना है, इस थ्योरी को, है ना, बहुत सही एक्सप्लेन करके लिखा गया है। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो उसको मैं आपको नोट करा दे रहा हूं। देखिए यहां पर क्या है कि this pressure rise takes place due to conversion of kinetic energy of the incoming air equal to the aircraft velocity। बात हो रही है डिफ्यूजर की, बात हो रही है डिफ्यूजर की। क्योंकि डिफ्यूजर क्या काम करता है, जो हाई वेलोसिटी के साथ एयर आ रही है उसको में कन्वर्ट करता है, तो प्रेशर राइज हो जाता है। ठीक है, इनकमिंग एयर इक्वल टू एयरक्राफ्ट वेलोसिटी इनटू प्रेशर एनर्जी, है ना, बाय द डिफ्यूजर। दिस टाइप ऑफ कंप्रेशन इज नोन एज रैम इफेक्ट। तो कंप्रेशन का जो जो डिफ्यूजर का जो वर्क है ना, उस वर्क को यानी उस इफेक्ट को हम कहते हैं रैम इफेक्ट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर रैम इफेक्ट होता क्या है, ये यहाँ पर आपने बहुत आसानी से समझ लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टाइप क्या था, रॉकेट इंजन। रॉकेट इंजन क्या होता है, देखिए रॉकेट इंजन के लिए ये तो हमारे पास थ्योरी है, आप थ्योरी यहां से बहुत आसानी से नोट कर लेते हैं। इसको मैं आपको उसके डायग्राम से समझा देता हूं ताकि आप थ्योरी आप उसे बाद में आसानी से नोट कर सके। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें और जो एयर स्ट्रीम होता है क्या डिफरेंस होता है। एयर स्ट्रीम जो ऑक्सीजन लेता है वो एटमॉस्फेयर से लेता है, ये ऑक्सीजन लेते हैं, ये कहीं से बाहर से नहीं लेते बल्कि ऑक्सीडाइजर ये लेकर के जाते हैं, तो इनके पास ऑक्सीडाइजर टैंक होता है। तो देखिए ये सबसे पहले इसमें टैंक लगे हुए डिफरेंट, ये है हमारा फ्यूल टैंक यहाँ पर लगा हुआ है जिसमें फ्यूल भरा हुआ है। उसके बाद है हाइड्रोजन पेरोक्साइड टैंक, दूसरा टैंक लगा हुआ है।
और तीसरा टैंक है ऑक्सीडाइजर टैंक। तो 3 टैंक यहाँ फिल है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 पंप लगे हुए हैं, पंप 1 पंप 2, और बीच में लगा हुआ है यहाँ पर स्टीम टरबाइन। तो जब स्टीम टरबाइन से हाई वेलोसिटी के साथ यहाँ पर स्टीम एग्जिट होगा, हम उसको कहाँ भेज देंगे, उसको भेज देंगे नोजल को। ठीक है, अब नोजल में हाई वो थर्मल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, वो कन्वर्ट कर देगा उसमें काइनेटिक एनर्जी में। तो बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ यहां से गैसेस बाहर आती लगती है नीचे से, जैसे कि आप घरों जो दिवाली में रॉकेट जलाते हैं ऐसे ही वर्क करता है। तो ये गैसेस बाहर आएंगी, ये वैसे गैसेस बाहर आएंगे हाई मोमेंटम के साथ, मास इनटू वेलोसिटी। अब यहां पर न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका रिएक्शन किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ये अपोजिट डायरेक्शन में जो रिएक्शन है उसे ही कहेंगे हम रिपल्सिव फोर्स, जो कि इसको बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ आगे लेके जा रहता है। तो यहां पर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से वर्किंग है, और इस वर्किंग को जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ पर इसके थ्योरेटिकल फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसको बहुत आसानी से यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं। तो ये रहा इसके थ्योरी, आप थ्योरी यहां से इसको बहुत आसानी से नोट कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं इसमें कि एप्लीकेशंस ऑफ रॉकेट। तो क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी में यूज कर लेते हैं, लीदल वेपन्स में वगैरह में यूज करते हैं, सिग्नलिंग एंड फायरवर्क डिस्प्ले, जो हम फायरवर्क करते हैं उसको डिस्प्ले में सिग्नल देने में दूर जा करके, जो एयर शिप वगैरह होते हैं समंदर में, फॉर सैटेलाइट्स के लिए, सैटेलाइट को अगर हमें भेजना है वहां पर तो रॉकेट का यूज करके करते हैं, मिसाइल रॉकेट का। फॉर स्पेस शिप, स्पेस में क्योंकि ऑक्सीजन तो होगा नहीं, तो हमारे पास एयर स्टीम जेट इंजन नहीं ले जा सकते, बल्कि ऐसे हमें लेके जाना है मिसाइल्स वगैरह रॉकेट वगैरह जिसके अंदर जो है ऑक्सीडाइजर टैंक ऑलरेडी फिल्ड हो, और रिसर्च वर्क में हम इसको यूज करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है मैंने आपको एक बार में थॉरोली पूरा का पूरा समझा दिया।